कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण बिल 1986। इसके बारे में जो है बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि इसके बारे में बता दीजिए सर, इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए, तो इसीलिए मैं आपके बीच में इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो आप लोग मेरे साथ आप जो है वो लास्ट तक बने रहिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है ना। वीडियो को ढंग से देखना, एक एक पॉइंट जो है वो समझ के चलना, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नोट्स चाहिए या आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल हैं। साथ ही उत्तराखंड जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपके हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ग्रामर वगैरह जो भी होती है इसमें संधि समास और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने डाली हुई है, वो आपको मिल जाएंगे। और जीएस के अंदर जो है मैंने पॉलिटी के नोट्स जो हैं वो पूरे तरीके से बना दिए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट भी मैं बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे प्रोवाइड करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और सेशन को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दिन में एक वीडियो डाली थी, तो वो वीडियो जो है वो रिलेटेड थी इंडियन पॉलिटी से। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली तो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करने लग गए कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। दोस्तों वो सिलेबस का ही पार्ट है, जो कि उसके अंदर दिया हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और जहाँ वो चीज़ें आएंगी वहाँ उसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी के जो पद होते हैं वो सबके सब आ जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो उसके अंदर नहीं, हर चीज़ जो है आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी वहाँ पे, है ना। ऐसे तो वहाँ पर जो उसमें केवल अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर जो है केवल ऐसा लिखा हुआ भारतीय कृषि इस तरीके से। अब अगर उसमें मैं पंचवर्षीय योजनाएं बताऊंगा तो आप कहेंगे पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ लिखी हुई है उसमें। ऐसे ही भारत उसमें लिखा हुआ केवल भारत का भूगोल, और ये उसमें अगर मैंने सपोज मैं नदियाँ पढ़ा रहा हूँ या पठार पढ़ा रहा हूँ, पहाड़ पढ़ा रहा हूँ या कोई और भूकंप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर भूकंप तो उसमें लिखा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर चीज़ उसके अंदर लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो इतना बड़ा सिलेबस नहीं बना सकते हैं उसका फिर, ताकि बच्चे देखते ही डर जाएं। लेकिन जीएस है वो तो उसके अंदर कहीं से भी पूछा जा सकता है, और वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। तो ऐसा ये मत सोचो कि ये इसके अंदर नहीं है, तो बिल्कुल आपको हूबहू वही चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और बच्चों जैसी बातें मत करा करो। तो चलते हैं, अब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है अब डिस्कस करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ओके, तो उपभोक्ता संरक्षण आप जो लेटेस्ट आपका आया है पिछले साल उपभोक्ता जो संरक्षण बिल है वो 2019 में आया है। ओके, यानी मोदी जो सरकार है उसने उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान कर दिए हैं और ज़्यादा। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में 1986 वाले बिल के बारे में, तो हम उसी बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि जो 2019 के अंदर थोड़ा बहुत जो चेंज हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली जो है आपके सिलेबस में ये 86 वाले बिल के बारे में ही है, तो इसीलिए मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बिल लाया गया था ये 24 दिसंबर 1986 को जो है वो संसद से स्वीकृत है, और 1 अप्रैल 1987 से ये पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। कहाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस उस टाइम पर हुआ करता था। हालांकि ये पिछले साल से ये ख़त्म हो चुका है ना। अब वो क्या बन चुका है, एक यूटी बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे थे वो थे कौन, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने ही ये प्रस्ताव रखा था कि इस प्रकार का कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पर जो है, खैर उस टाइम पर भी कंज्यूमर्स के साथ बहुत ज़्यादा कई तरह के जो धोखेबाजी होती थी, लेकिन उस स्तर पर नहीं थी जैसे कि अभी है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि इसके क्या उद्देश्य थे, यानी क्यों लाया गया ये बिल। तो ये बिल जो है वो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तथा विवादों का जो निपटारा है उसको करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो जो भी उपभोक्ता है उसके जो भी, अगर उसने कोई सामान खरीदा है तो उसके जो उसमें अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट रहें, उनका संरक्षण हो। और अगर किसी प्रकार का विवाद होता है खरीदी गई हुई चीज़ के संबंध में, तो उनके संबंध में जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका सेटलमेंट हो पाए। ओके, फिर है नेक्स्ट, दूसरा इसके अंतर्गत किया गया उपभोक्ता परिषदों की स्थापना इसकी की गई थी। अब वो किस प्रकार से की गई तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर है शिकायतकर्ता का इसका अंदर जो है वो उपभोक्ता हो सकता है, या उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसका जो है प्रतिनिधि भी हो सकता था। यानी कि इसके अंदर प्रावधान था
कि जो शिकायत करने वाला है यहाँ पर, जिसको कि उसकी प्रोडक्ट जो उसने खरीदा है उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें चाहे वो तो कंज्यूमर हो या उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो शिकायत होती थी वो शिकायत दर्ज करने की जो सीमा थी वो कितनी जो 2 वर्ष की थी, यानी 2 साल जो है जब आपने प्रोडक्ट खरीदा था उसके 2 साल के अंतर्गत आपको शिकायत दर्ज करानी होती थी। फिर है शिकायत जो लिखित या डाक के रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए, यानी कि वो रिटर्न होनी चाहिए, इन रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसे मौखिक जो अगर किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो वो उसमें मान्य नहीं होती है। फिर है केवल उसी जो है माल या सेवा की शिकायत को दर्ज किया जा सकता था जिसका मूल्य जो है वो चुकाया गया है, यानी जिसका ग्राहक ने मूल्य चुकाया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में मिली हैं, निःशुल्क मिला है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं या उस पर किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ओके, फिर है इस अधिनियम में 1993 व 2002 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे और धारा 4 और 31 अध्याय इसके अंदर टोटल थे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो ये अधिनियम बना था इसमें टोटल हमारे 4 अध्याय थे, यानी 4 चैप्टर थे और 31 धाराएं थी। और वर्तमान में ये जो धाराएं हैं 2019 वाले जो बिल है उसके अंतर्गत ये धाराओं की संख्या जो है वो 100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ओके, और चैप्टर इसमें हो गए हैं 10। ठीक है ना। तो इसलिए अब क्योंकि अब समय के साथ जो है ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें बढ़ गई, लेकिन उस टाइम पर जो है 4 धाराएं थी और 4 चैप्टर थे और 31 धाराएं थी। 31 आपकी आर्टिकल्स थे, धाराएं यानी आर्टिकल्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है। और ये संशोधन कब कब किया गया 1986 वाले में, एक तो 1993 में किया गया और फिर 2002 में किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके मेन पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब इसमें जो है वो उपभोक्ता की क्या परिभाषा दी गई है, यानी कि कौन उपभोक्ता होगा, उसकी एक डेफिनेशन भी दी गई है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें वह शामिल नहीं होगा जो किसी कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु को या सेवाओं को प्राप्त करता है, यानी कि जो स्वयं के लिए प्रोडक्ट खरीदता है, जो खुद उसका इस्तेमाल करता है, वो कंज्यूमर इसके अंतर्गत माना जाता है। ना कि अगर आप कमर्शियली जो है उसको खरीदते हैं किसी और को बेचने के लिए, तब आप उसमें उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है ना, इस कानून के अंतर्गत। फिर है इसके अंतर्गत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना, जिसमें कि वो क्या कहते थे कि हमारे नीचे एक जोड़ 4 लोग जोड़ो, फिर और 4 लोग जोड़ो, इस तरीके की चीज़ें बताते थे, तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाले लेन देन ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सभी इसमें शामिल थे इस टाइम पर। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रमुख बातें हैं। आगे चलते हैं। फिर है उपभोक्ताओं के इसमें अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर है उनको कुछ ना कुछ जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया था, उनको कुछ राइट्स दिए गए थे। तो वो कौन कौन से राइट्स हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन व संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण होती हैं, यानी कि कोई भी ऐसी सर्विसेज या गुड्स जो कि आपके जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जिससे या खतरा है या खतरा हुआ है, तो उससे आप सीधे सीधे उसके संबंध में क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि कोई फ़ोन है और वो आपने लिया और वो फट गया। ठीक है, जैसे आपने कोई गाड़ी ली और वो ब्लास्ट हो गई, तो वो सारी जो है इससे क्या हो गया, आपकी जान को खतरा हो गया। इसी प्रकार का जो है एक केस जो है आपने सुना होगा, बहुत चर्चित केस था कुछ साल पहले। जो है क्या हुआ था कि जो अमेरिकी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, तो उन्होंने क्या किया था कि भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर कुछ अपने कुछ इम्प्लांट्स बेचे थे। इम्प्लांट्स का मतलब इम्प्लांट्स कैसे थे, वो हिप इम्प्लांट्स थे। जैसे कोई लोग जैसे एक्सीडेंट वगैरह के बाद जैसे किसी के हड्डी वगैरह टूट गई, हिप डैमेज हो जाते थे, तो हिप इम्प्लांट्स किए जाते थे। और वो जो इम्प्लांट्स होते थे उसके अंदर क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने जो जो उनका जो भी उनके इम्प्लांट्स रहे होंगे, जब वो कई लोगों के ऊपर किए गए, तो उससे वो एक प्रकार का पता नहीं कौन सा एक केमिकल जो है टाइप का कुछ रिलीज हुआ उससे, धातु केमिकल, जिससे कि उन लोगों को कैंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस कारण से जो जॉनसन एंड जॉनसन पर जो है वो कई लोगों ने जो है वो केस दर्ज, मतलब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कंपनी के ऊपर। फिर कंपनी को जो है वो अमेरिका के अंदर भी, भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए का क्लेम देना पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो जो कि जान और सीधे सीधे आपकी संपत्ति से जुड़ी है, तो वो इसमें प्रोटेक्टेड की गई हैं। फिर है वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, शुद्धता
वह मानक और मूल्य की जानकारी को प्राप्त होना, यानी कि जितनी चीज़ें उसके अंदर जो उसके अंदर गुणवत्ता बताई गई है कि भाई ये इतने किलो का है, 1 किलो है तो उसके अंदर 1 किलो है कि नहीं है, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो उसका उल्लेख करना ज़रूरी है, और वो चीज़ उसके अंदर है कि नहीं है ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है। फिर शुद्धता, तो शुद्धता के लिए जो है कई प्रकार के हमारे जैसे कि आपके ISI प्रमाणित होते हैं कुछ चीज़ें जैसे खाने की चीज़ें जो होती हैं खाने पीने की, वो FSSAI वाला जो है होता है उस पर मार्क होता है, तो वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं समय समय पर इसकी गुणवत्ता की भी जांच करते हैं। ये बात आपको पता ही होगी। जैसे पिछले दिनों जो है जब ये शहद की जांच की गई थी तो उसके अंदर जो है वो क्या पाया गया, बहुत सारे जो कंपनी है उनका घी नकली पाया गया, इंक्लूडिंग पतंजलि, ठीक है ना। पतंजलि, डाबर और भी नामी गिरामी जो कंपनियां थी उनके जो है वो जो शहद थे वो नकली पाए गए, 60% तक उसमें मिलावट पाई गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती हैं। ओके, उसके अलावा जो है मानक और शुद्ध जानकारी प्राप्त करना, यानी कि कस्टमर को पूरा अधिकार है कि उसके अंदर पूरी की पूरी वो जानकारी हो जो कि उसके अंदर है, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी उस प्रोडक्ट के संबंध में या सर्विस के संबंध में ना हो। ओके, फिर है नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन देना। प्रतिस्पर्धा मूल्य यानी कि आपका जो मार्केट में जो कंपटीशन के हिसाब से प्राइस है उस पर जो है कस्टमर को चीज़ें मिलेंगी। ऐसा ना हो कि कुछ जो है वो कुछ लोग जो है सामान को होर्ड कर दें, उसकी होर्डिंग कर दें, और जैसे ही उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लग जाए तब वो क्या करें उसको बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को नुकसान हो जाएगा और जो वो होर्डिंग करने वाला है वो मालामाल बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं इसके अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट अनुचित एवं प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग। ओके, तो ये वही है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित व्यापार या कुछ इस प्रकार की चीज़ें जिससे आपके जान माल को नुकसान होता है तो उस स्थिति में आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, संबंधित व्यक्ति या कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकते हैं, कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि यहाँ पे उपभोक्ताओं की को जागरूक करना, वो भी उपभोक्ता का एक अधिकार है कि उसे अपने पूरे राइट्स का पता हो, उसको क्या हो अपने जो भी वो प्रोडक्ट खरीदता है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी दी जाए। ठीक है, तो ये उसका अधिकार है। तो इसी के तहत जो है अब तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाते हैं। फिर जो है वो प्रत्येक जो मैन्युफैक्चरर है उसको पूरे के पूरी चीज़ें जो है उसका उल्लेख करना ज़रूरी होता है कि इसके अंदर कौन कौन के सामान है, क्या क्या चीज़ें कितने प्रतिशत तक मिली हुई हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो वो होती है दारू होती है उसके अंदर भी जो है वो कौन कौन सी कितने कितने % अल्कोहल है, इसका जो है वो विवरण दिया होता है वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो उसका विवरण देना जरूरी है ताकि क्या हो, जो कंज्यूमर है उसका राइट उसके अंदर प्रोटेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट है सुनवाई या अपील का अधिकार। अब इसमें ये है कि जब अगर आप इस प्रकार की शिकायत करते हैं तो आपको जो है उसकी आपकी जो सुनवाई की जाएगी, आपकी अपील सुनी जाएगी। उसके लिए जो है अलग अलग फोरम बनाए गए हैं, तो वो फोरम क्या क्या हैं अभी हम उनकी ही चर्चा करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है अब इसमें कुछ धाराएं, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें बहुत सारी जो धाराएं हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, वो कौन कौन सी है। जो धारा 4 है इसकी उपभोक्ता साक्षर अधिनियम की, वो क्या कहती है कि एक केंद्रीय स्तर पर एक उपभोक्ता परिषद यानी कि कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर काउंसिल का गठन किया जाएगा। धारा जो 7 है वो क्या कहती है कि राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण एक काउंसिल का गठन किया जाएगा। और धारा जो 9 कहती है वो जिला स्तर पर यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक फोरम जो होगा वो आपकी शिकायतें सुनेगा। और इस फोरम की अध्यक्षता कौन करने वाला है, जो जिला जज होगा उसकी योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी हो सकता है वो रिटायर्ड जिला जज हो या उस प्रकार का कोई व्यक्ति जो उसकी बराबर योग्यता रखता हो, तो वो उसकी अध्यक्षता करता है जिला उपभोक्ता फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की। ओके, वहाँ पर जाकर आप अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर है धारा 12। धारा जो 12 है उसमें जो है बताया गया है कि शिकायत दर्ज करने की क्या क्या प्रोसेस होगी और क्या क्या उसमें नॉर्म्स दिए जाएंगे और क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, फिर है धारा 16। धारा जो 16 है उसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो आयोग पीठ का गठन कर जिसके अध्यक्ष क्या होंगे, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होंगे। यानी कि राज्यों में एक प्रकार की अगर इस प्रकार के मामले जो है सुने जाते हैं तो उसके लिए एक पीठ यानी कि कोई बेंच जो है वो गठित होगी, और उस बेंच को हेड कौन करेंगे, जो कि उस राज्य के जो या कहीं और के जो हैं वो
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, तो वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, समझ गए। तो वो उसमें निर्णय देंगे कि किस प्रकार का जो है मुआवजा दिया जाए और कितना जो है वो दंड दिया जाए, ठीक है ना। एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह ये काम करते हैं। नेक्स्ट है धारा 20। धारा जो 20 है उसमें क्या है, राष्ट्रीय आयोग पीठ का गठन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बड़े मामले होते हैं उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पीठ का गठन, यानी कि आपका बेंच का गठन होगा। और वहां पर जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज होंगे वो यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे नेशनल लेवल पर, ठीक है। फिर है धारा 25। धारा 25 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 25 क्या कहती है कि अगर उपभोक्ता जो अदालतें हैं वो किसी प्रकार का आदेश देती हैं और उस आदेश को नहीं माना जाता है, बाय द वे, उस मतलब जो भी जिसके ऊपर जो है वो जिसको आदेश दिया गया है वो उस चीज़ को नहीं मानता है या उसका पालन नहीं करता, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस अमुक व्यक्ति या कंपनी के द्वारा उसकी कुर्की की जाएगी संपत्ति की, और वहां से वसूल करके कस्टमर को क्लेम दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा आदेशित धनराशि की जो वसूली है वो जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो जो जिला कलेक्टर है वो उसको पूरी तरीके से पावर होगी कि वो क्या करे, जो धनराशि है उसका सीधे सीधे वसूल करे संबंधित व्यक्ति या कंपनी से या फोरम जो भी होगा उससे, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं इसके अंदर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। फिर है हमारे पास कि अगर जो है वो पैसा नहीं देता है तो उसके संबंध में तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। जैसे धारा जो 27 है वो कहती है कि 1 से लेकर 3 वर्ष की जो है वो उसको कारावास यानी कि जेल हो सकती है ना। अगर वो इन केस जो है वो उस पर जो है आरोप साबित हो जाता है तो 1 से 3 वर्ष वो उसको जेल या कारावास हो सकता है, और 2,000 से लेकर उसको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अर्थदंड की व्यवस्था यानी कि पैसा, है ना, तो इतना पैसे की उस पर जुर्माना लग सकता है, ठीक है। फिर है अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देश में लगभग 621 जिला फोरम है, 35 जो राज्य हैं आयोग हैं, और एक नेशनल लेवल पर एक आयोग है, ओके। तो ये अब 2019 से पहले की स्थिति बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक और चीज़ आती है कि अब हम किस प्रकार से जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा मामला किस कोर्ट में जाएगा, कहाँ पर जो है उसको सुना जाएगा, और आप किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि मुझे राज्य फोरम में जाना चाहिए, जिला फोरम में जाना चाहिए या नेशनल फोरम में जाना चाहिए, कहाँ पर मैं जाऊँ। तो उसके लिए जो है वो कुछ धनराशि जो है वो डिसाइड की गई है, समझ गए। सबसे पहले जो है वो अगर 20 लाख तक की राशि है, आपका जो क्लेम है वो 20 लाख तक का है, तो आप कहाँ जाएंगे, जिला फोरम, यानी कि वहाँ पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में ही जो है आपका पहले जो है वो सेटलमेंट की कोशिश होगी, और वहाँ पर फोरम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो जिला स्तर पर ही होंगी। फिर है अगर आपका क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो वहाँ पर आप सीधा स्टेट का जो कमीशन होगा उसके अंदर जाएंगे, और अगर आपका जो क्लेम है वो 1 करोड़ से ऊपर होता है तो आप सीधा सीधा नेशनल फोरम के अंतर्गत जाएंगे या राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे, समझ गए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होगी। लेकिन वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 आया है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, इस राशि को संशोधित कर दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है वो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। नेक्स्ट है ये निकाय जो है वे अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं और प्राकृतिक जो है न्याय के सिद्धांतों पर संचालित होते हैं, ठीक है। तो जो ये जितने भी ये हमारे फोरम होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, ये हाफ जुडिशरी यानी अर्ध न्यायिक निकाय की तरह, यानी एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह व्यवहार करते हैं, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी कि दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार न्याय करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्यप्रणाली जो इस ये करेंगे उसका क्या आधार होगा। तो उसका जो आधार होगा कि पहला वो देखेंगे कि क्या गलत तरीके से या कोई प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियां हुई हैं, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ ऑनलाइन का, तो उस टाइम पर जो है वो प्रचलन था नहीं तो उसका उल्लेख इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो गलत तरीके का या प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियों के अंदर ये होगा कि आपको कोई और चीज़ देकर कोई और चीज़ बेची गई है या आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर है दोषपूर्ण वस्तु, यानी कि आपको कोई सामान बेचा गया और उसके अंदर कोई खराबी है, जैसे कि आपने मोबाइल मंगाया और उस मोबाइल की जगह पर उसके अंदर कोई साबुन निकला या पत्थर का टुकड़ा निकला, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार का क्लेम कर सकते हैं। फिर है सेवा में गिरावट, यानी कि आपने कोई सर्विस ली, फॉर एग्जांपल आपने किसी आईटी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर लिया, है ना, कोई इंडिविजुअल है उसने अपने इंस्टीट्यूट के लिए या अपने किसी स्कूल के लिए जो है एक आईटी कंपनी का सॉफ्टवेयर लिया और वो उसने 20 लाख रुपए में खरीद दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है वो जैसी सेवा जो है उसको प्रदान करनी चाहिए या जो
प्रॉमिस किया गया था उसके अकॉर्डिंग वो सेवाएं नहीं दे रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बग्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सीधे सीधे ये आपके कंज्यूमर का जो राइट्स है उस क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। इस मतलब जो चीज़ें आपको प्रॉमिस की गई थी वो नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपकी सेवा में कुछ ना कुछ गिरावट हुई है। तो ये भी जो है इस आधार पर भी आप सीधा सीधा कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। फिर है अधिक कीमत वसूलना, तो इसमें वही चीज़ें आ जाती हैं कि अगर होर्डिंग की जाती है और उसके बाद जो है जो जितनी उसका रेट है उससे ज़्यादा वसूला जाता है, तो वो भी इसके अंदर आता है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि 2019 का जो अधिनियम है आया है उपभोक्ता संरक्षण, उसमें जो है वो क्या चेंज किया गया है। ठीक है, तो हमने अभी बात कर दी कि 1986 का जो अधिनियम है वो पुराना हो चुका है। अब 2019 के अंदर जो है फ्रेंड्स अध्याय हो चुके हैं 8 और धारा हो चुके हैं 107, क्योंकि 2019 तक आते आते, क्योंकि एक भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दूसरा ये है कि भारत के लोगों की इनकम भी बढ़ चुकी है, तीसरा भारत के अंदर ई कॉमर्स इतना ज़्यादा चल रहा है, तो ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं वो किससे, अब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहे हैं, है ना। तो उन सब के लिए जो है नए तरीके का मैकेनिज्म, नई परिभाषाएं बनाने की ज़रूरत थी, और किस प्रकार से उनका रेगुलेशन किया जाएगा उन सबको अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारी जो धाराएं हैं वो नई तरीके से जोड़ी गई, और इसीलिए इसमें धाराएं कितनी हो गई, 107 हो चुकी हैं। समझ गए ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, इसमें जो है केंद्रीय स्तर पर जो है सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि सेंटर लेवल पर अभी तक ऐसी कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड बॉडी नहीं थी जो कि इसी काम के लिए हो, लेकिन अब जो है सेंटर में है इसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी है जिसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना CCPA, इसके नाम से पूछा जा सकता है ये कि CCPA क्या है। तो CCPA जो है सेंट्रल लेवल पर अथॉरिटी है जो 2019 के अधिनियम के अंतर्गत बनी है। ठीक है, अब वैसे तो पूछा जाए या न जाए कोई भरोसा नहीं है, कुछ क्या पता पूछ ले, है ना। और इसके अंतर्गत एक बनेगी इन्वेस्टिगेटिंग विंग जो कि मामलों की जांच करेगी। ठीक है ना, जैसे कि आपको मतलब अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसकी जो है वो जांच वो विंग करेगी, वो चेक करेगी कि वाकई जो है आपका दावा सही भी है या नहीं है। समझ गए ना, और उसके आधार पर जो है आपको फिर क्लेम दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो जिला स्तर पर हो गया, राज्य स्तर पर हो गया या राष्ट्रीय स्तर पर, इन पर जो है 3 जो है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इसको कहते हैं CDRC, CDRC, CDRCS, इस प्रकार का एक बॉडी बनाने की बात हुई है हर एक लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, इनका काम मेनली होगा कि जो विवाद है उनका निपटान करना। ठीक है ना। CDRS के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, अब मैंने बताया था ना कि इसमें इन्होंने जो जुर्माना है उसकी रकम बढ़ा दी है, तो जिला स्तर पर अब कौन से मुकाबले 1 करोड़ तक के मामले तो सीधे सीधे जिला स्तर पर ही सुने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई भारत के लोगों की इनकम अब बढ़ चुकी है, और अगर 1 करोड़ तक के मामले राष्ट्रीय स्तर पर सुने जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनके अंदर एक उनका नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हर कोई वहाँ 1-1 करोड़ के मामले लेके आ रहा है, तो इसीलिए क्या किया गया कि जिला स्तर पर ही इनका रिड्रेसल किया जाए। राज्य स्तर पर जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मामले रिड्रेसल किए जाएं, और नेशनल लेवल पर 10 करोड़ से अधिक के मामले रिड्रेसल किए जाएं। तो इस प्रकार से जो है तीनों अलग अलग स्तर पर जो है मामलों के रिड्रेसल का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, और ये नए जो अधिनियम है उसके अंतर्गत है। ओके, फिर इसमें प्रावधान जो है वो सजा का भी बदल चुका है। दंड और उपचार के प्रावधान यहाँ पर 6 माह तक का कारावास और 20 लाख तक का, 6 माह से 6 साल का है। ओके, 6 माह से लेकर 6 साल तक का आपको कारावास हो सकता है, और 20 लाख तक का आपका जुर्माना लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जुर्माने की रकम भी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है अब न केवल जो है वो कंपनियां, बल्कि जो कंपनियों का जो ऐड होगा उसका प्रचार करने वाले जो नेता होंगे, जो भी उसके अंदर जो आइकन जिनको कहते हैं ना, ब्रांड ब्रांड क्या बोलते हैं उनको, ब्रांड एम्बेसडर, तो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर किसी भी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन होता है कि खाली ज़बरदस्ती बोलेंगे कि ये गोरा करने वाली क्रीम है लेकिन उससे गोरा नहीं हो रहे हैं, या ये इस क्रीम के अंदर ये विशेषता है इस प्रोडक्ट के अंदर लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है, तो इस प्रकार के भ्रामक करने वाले विज्ञापनों के लिए जो है उन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, केस किया जा सकता है इस कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो ये काफ़ी सख्त बिल जो है वो 2019 के अंदर लाया गया है। ठीक है, इसके अंदर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक तो नेशनल लेवल पर जो है मैकेनिज्म पूरा डेवलप है, दूसरा जो है वो आपका जिला लेवल पर, राज्यों के लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों स्तर पर जो है यहाँ पर रेड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है ना।
और फ्रेंड्स जो है जुर्माने की राशि जो है वो मैंने बताया कि 20 लाख तक सीधे सीधे बढ़ चुकी है। अगर जो है वो जो कोई झूठा विज्ञापन वगैरह करेगा या उसको एंडोर्स भी करेगा तो वहाँ पर सीधे सीधे उसके अंदर 10 लाख तक का उसको जुर्माना लग सकता है। और अगर वो इसके बाद भी दोबारा ऐसे ही काम करता है तो फिर उस पर जुर्माना में 50 लाख तक का लग सकता है। तो यानी कि जुर्माने की जो राशि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। बाकी इसमें कुछ एक और टॉपिक आपके अंदर है कि भाई उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो उपभोक्ता सशक्तिकरण यानी कि उनका एम्पावरमेंट। तो उसके अंदर देखो वही चीज़ें आएंगे कि उपभोक्ता है उसको वो क्या है, वो उसको जो है उसके अंदर उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए और उसके क्या अधिकार होने चाहिए। तो अधिकार तो मैंने आपको बता दिए कि भाई उसको अधिकार है किस चीज़ का, सुरक्षा का अधिकार है, उसको सूचना जो है वो हर चीज़ की मिले कि कितनी शुद्धता है, क्या है, मानक क्या है, इन सब का प्राप्त करने का उसको अधिकार है। उसके जो है उसके जितने भी डिस्प्यूट अगर उसको होता है या उसको कोई असंतुष्ट है वो प्रोडक्ट से तो उसको सुने जाने का उसको अधिकार होना चाहिए। उस पे अगर कोई उसका अगर किसी मामले में उसकी जान या माल को खतरा है तो उस स्थिति में उसका जो प्रोटेक्शन उसको संरक्षण प्राप्त है कि नहीं, ये सारे उसके अधिकार हो गए। ओके, अब उसकी जो है कर्तव्य क्या है, कर्तव्य यह है कि वो क्या करे, उत्पाद की जो है वो पहले पूरी तरीके से उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी को चेक करे, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ, उसके अंदर कितनी गारंटी है, इन सब को जो है वो एक एक ध्यान से जो है चेक करे। एक अच्छा और जागरूक उपभोक्ता कौन होगा, जो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखेगा और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, जबकि उसको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वो प्रोडक्ट खरीदते समय जो है उस पर देख भी ले कि भाई ISI जो है वो मार्क है कि नहीं है ना, या जो खाने की पदार्थ है उस पर एग मार्क है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कौन करेगा, उपभोक्ता। ये उसके ऊपर कोई थोपा नहीं गया, बल्कि ये उसका क्या है, ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। साथ ही जो है वो उसको ये भी देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ इससे जो है कहीं पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है ना। या अगर कोई कंपनी या कोई कोई भी इस इंडिविजुअल जो है इस प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके खिलाफ जो है आप क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं जो सरकार तक क्या करेगा, शिकायत करेगा धोखाधड़ी की। तो ये सारे के सारे काम जो हैं आपके कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाते हैं और यही आपका क्या है, उपभोक्ता सशक्तिकरण है, यानी कि आपका एम्पावरमेंट है एज ए कंज्यूमर। ओके, तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है और इस टॉपिक से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।